माननीय एडीसी सर, माननीय डीसी साहब श्री अजय कुमार जी, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण का यहाँ अभिनंदन है। मंजू हुड्डा जी, चेयरमैन जिला परिषद, मनमोहन गोयल जी, मेयर रोहतक, माननीय जितेंद्र कुमार जी, आयुक्त नगर निगम रोहतक, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण का यहाँ अभिनंदन है। उसके बाद हम लाइट हम खुद तार लेके जाते हैं, तो इनका वो खर्चा है ही नहीं। घर के अंदर मीटर नहीं देते। सब पहले उसके बाद जो लाइन नगर निगम रोहतक जिला राजस्व अधिकारी रोहतक एवं पंचायत अधिकारी रोहतक से संबंधित है। दूसरी बात सर, ये एक इनका गाइडलाइन है सर, जब इनको लाइसेंस दिया गया था तो ये गाइडलाइन इन्होंने पूरी करनी है। और पिछली बार मैंने सर कंप्लेंट दी थी, 3 कॉपी दी थी इसकी सर। इसमें हमने ये कहा था कि हमारे सरकारी मीटर लगवाए जाएंगे। सरकारी मीटर लगवाने की इनकी कंडीशन है कि सर इनको लाइसेंस जो दिया ना, इसमें लिखा गया है कि इनके सरकारी मीटर लगेंगे। और सर पिछले 3 महीने से 4 महीने से हम गोल 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 वही घूम रहे हैं, ना तो इन्होंने एक जमा कराई काम किया। हम शुरू हुए थे इनके 33 प्रोजेक्टों को लेकर जी हरियाणा में, इनको ब्लॉक करते हैं, इनका काम करते हैं, इनकी घर की लाइट हम देंगे। ये आज तक हमारे मीटर भी लग पाए ना। नगर निगम की सर वहां पर हो गई है कि नगर निगम में कितने पैसे लेने हैं। 10.5 करोड़ रुपए नगर निगम ने पिछले महीने बताए थे। इन्होंने कहा था, आपने ऑर्डर दिया था जी अगले महीने तक ये जमा हो जाने चाहिए। वो ना तो 10.5 करोड़ जमा हुए, ना बिजली बोर्ड के पैसे जमा हुए, ना 33 kVA का सबस्टेशन लगा, और 25,000 हमारे से ले लिए। मीटर भी एक का लगाया, बाकी सोसाइटी का मना कर दिया जी हम नहीं लगा रहे। ये हम 2009 का लाइसेंस सर, 14 साल से ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं। हमारा सर ये बता दो, हमने कसूर क्या कर रखा है सर? हमने सरकार को पूरे पैसे दिए हैं, बिल्डर को पूरे पैसे दिए हैं। अब ना तो हमारी सरकार सुन रही, ना बिल्डर सुन रहा, हम कहां जाएंगे? ऐसी दुर्गति बना के रखती सर हमारी तो। और हमने पूरी टर्म्स एंड कंडीशन पूरी की है। ये हर जगह सर लैग कर रहे हैं। पहली चीज, आप खड़े हो यहाँ पर तो सरकार आपकी सुन रही है, एक बात पेशेंस रखो। दूसरी चीज है, ये अधिकारी बावड़े भी है जो वहां बैठ के सारी व्यवस्था को कागज पे बना के ग्रीवेंस के आगे पेश करें। नहीं तो आपको मैं उसी दिन कह देता सिविल कोर्ट में जाओ, लिटिगेशन। सुन रही है, इसलिए हमारी पेशेंस पे ये कैमरे पड़े हैं और मुंह के आगे लगा देते हैं, कुछ बोलते ये लिमिट से बाहर है। हर चीज फॉर ग्रांटेड ना दो सर। मैं तो फैक्ट के बेस अभी आप कह रहे हो सरकार नहीं सुन रही, कौन नहीं सुन रहा? सर 14 साल से हो गए हम घूम रहे हैं। आप मेरे पास कब आए थे? 3 महीने से सर। उसके बाद कितनी ग्रीवेंस हुई है? 3 ग्रीवेंस हो चुकी है सर। आज आपके फैक्ट्स आ गए कि 15,000 या 18,000 रुपए 2 तरह के मीटर लगते हैं। ठीक है सर। आप ओमैक्स को रिप्लाई तो करने दो। आप अपना प्रवचन देने लगे, बाबा बढ़ जाए थोड़ा। मैं प्रवचन की बातें सर कर रहा हूं। हम जो इन्होंने सरकार को पैसे देने हैं वो तो अरे तो सुनने दो मैं मेरे को, वो तो नेक्स्ट चीज है। ठीक है। इनके ड्यूज आउटस्टैंडिंग कितने, वो आपकी कंप्लेंट का पार्ट नहीं था। आपकी कंप्लेंट थी 66,000 रुपए लिए जाते हैं। डिपार्टमेंट ने ऑन पेपर ला दिया कि 2 तरह की है। आप अपने कॉस्ट में लगाओगे तो नील है जी सर। और दूसरा ये करके देंगे तो 2 सिनेरियो है, 15,000 18,000। मेरे को इनसे सुनने को दोगे? श्योर सर। मेरी कंप्लेंट ये थी कि सर हमारे सरकारी मीटर लगवाए जाए। एक बार चलो ठीक है सर। नमस्कार सर। सर जो कॉस्ट लेते हैं 56,000 है सर, 66 विद जीएसटी 66 आती है सर। कॉस्ट 56,000 है। और सर ये जो हमने 56,000 लाई थी विद ये आउट ऑफ सर स्कीम के जो एडिशनल मीटर दे रहे हैं हम सर, हमें एक घर पे एक ही कनेक्शन देना है एज पर अप्रूव्ड स्कीम सर। ये आउट ऑफ स्कीम हम दे रहे हैं सर। ये सर फैसिलिटी पूरी कर चुके होते हैं और सर उसके बाद जो डिपार्टमेंट को मिशन देंगे सर। एक्चुअल में सर क्या है कि एज पर प्लान सर क्या पावर हाउस बनना था सर। इसके अलावा सर क्या 6 फीडर खींच रहे थे जो कि हर एक ही फीडर से सप्लाई हो रही सर इनकी। और सर 30 ट्रांसफॉर्मर लग रहे थे, खाली जो 13 ट्रांसफॉर्मर लगाए गए हैं। तो कमी है सर इनकी, उसमें इनकी कमी है। कस्टमर की तो नहीं, कस्टमर की नहीं है सर। 33 kVA का जो सब स्टेशन बनाना था सर, HSV भी बनाना था। 2 महीने पहले लेटर आए कि हम नहीं बनाएंगे, बिल्डर बनाएगा। उसकी हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, फिजिबिलिटी करा दी, एस्टिमेट बनने के लिए बिल्डिंग के लिए। वो एक अलग चीज है, आप उससे नहीं सर 33 kV की बात जो चल रही है। 33 kV की बात नहीं, कनेक्शन की बात जो है, आपका अप्रूव्ड प्लान जो है, अच्छा तो आपकी जिम्मेवारी है सर। हमें एक कनेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम दे रहे हैं सबको सर। 30 ट्रांसफॉर्मर का प्रोविजन था सर। ऑलरेडी खाली 13 ट्रांसफॉर्मर लगाए हैं सर। जो ऑपरेशन में ट्रांसफॉर्मर है ना सर,
तो भी मौके 30 के आगे 13 ही लगे हैं। तो ये बेसिकली जो 17 बैलेंस है उसका कस्टमर से पैसा ले रहे हैं। नहीं सर, उसका क्लियर है सर, ये जो आगे मीटर लगा रहे हैं ना सर। अरे मीटर तो आप कह रहे हो 18-15 में लगता है। सर मीटर लगा सर बैलेंस 17 का पैसा हम दे चुके हैं इनको पहले ही 10 साल पहले। और ये सर ये लगा देते हैं तो गवर्नमेंट हमारे मीटर लगा देते सर वो इस वही समस्या को पहले दो हिस्सों में देखना मेरे ख्याल से उचित होगा। एक, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था डेवलप नहीं किया जो अभी स्थिति है। दूसरा, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर जहां डेवलप कर रखा है वहां किसी को एडिशनल मीटर चाहिए तो उसके लिए कितना अमाउंट होना चाहिए, जो पिछली बार हमने कमेटी को मैंडेट दिया। जैसा ही उन्होंने बताया, इसके 4 चरण होते हैं। पहला चरण सब स्टेशन से ट्रांसफार्मर तक आना, दूसरा चरण ट्रांसफार्मर से, और ट्रांसफार्मर से वहां से एलटी पैनल लगता है जो टोटल रखा है वहां तक जाना, उससे आगे एलटी पैनल से एक जहां मीटर घर के बाहर लगे हुए हैं जैसे मीटर पिलर बॉक्स कहते हैं वहां तक जाना, और चौथा वहां से घर तक। पहले 3 चरण जितने, अब हर मीटर पिलर बॉक्स पे 8 का प्रावधान है। 8 की बजाय अगर वहां से हम 24 लोगों का कनेक्शन देते हैं तो पीछे का कोई खर्चा नहीं होगा, सेम उतने ही खर्चे भी कर, यानी मुझे सिर्फ चौथे चरण का खर्चा देना पड़ेगा जो कि 16 का। तो जब हमने इनसे पूछा कि आप ये जो 56,000 प्लस जीएसटी 66,000 क्यों दे रहे हो, ये कहते हैं कि ओरिजिनल यानी फर्स्ट स्टेज से लेकर लास्ट स्टेज तक जितना खर्चा पर मीटर आया है हम लोग वो कहते नहीं सर, हमने कॉस्ट में लिया ही नहीं सर। एक हमने तो सर अगर मैं सर सारा का सारा इनके आज इन्होंने 60 आदमियों से 66,000 रुपये ले रखे, वो गलत ले रखे। हमने इसमें प्रपोज किया इसको 2 स्कीम। एक, जब तक यूएचवीबीएन इसे टेक ओवर नहीं करता, अपने मीटर नहीं देता, तब तक एडिशनल मीटर लगाने का वहां खर्चा 15,900 रुपये। जब यूएचवीबीएन इसे टेक ओवर कर देता तो ये 18,000 रुपये लेते, जिसमें 8,000 रुपये सिक्योरिटी। तो अभी जो ये अगर आप कहो तो इसकी मैं कैलकुलेशन भी बता देता हूं सर। 630 केवीए का ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, 454 किलोवाट आगे नहीं कर सकते लास्ट तक। अब उसके बाद ले लिए ना सर 484 का मतलब ये है कि ये 0.40% है, यानी मैं 1100 किलोवाट सकता हूं कंज्यूमर्स को। तो लास्ट में यानी 48 घरों को जो इन्होंने दिया टोटल 1100 किलोवाट लोड दे सकते, यानी पर हाउस अगर मैं उसे डिवाइड करूं तो वो ऑलमोस्ट जो है 22 किलोवाट लोड आएगा। ठीक है, अब एक इंडिविजुअल को 8 किलोवाट का कनेक्शन दिया जाता है उसमें, तो यानी पर हाउस मैं 2.5 कनेक्शन दे सकता हूं उसी लोड की। और वो भी वैसे तो इनका जो पावर लोड कैलकुलेट किया जाता है सर वो 25% के 0.25 के, लेकिन हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से 0.40 लेकर चले। तो इसलिए देयर इज नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर अप टू द 4th स्टेज। 4th स्टेज में जब जाते हैं तो सर वो मीटर वो भी 8 के बाद मुझे लगाना है, जिसमें 20 मीटर लग सकते हैं, और वहां से घर तक की कीमत सर ये एक्स्ट्रा खर्चा पड़ता है, जिसका 15,000 से खर्चा है। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि इन्होंने जो 60 लोगों के पैसे लिए हैं, हमने इसमें ये प्रपोज किया है कि एस्क्रो अकाउंट होना चाहिए एक्शन का और कॉमेक्स का। उसी अकाउंट में जो इन्होंने पैसा लिया था वो पैसा आए, और फर्दर जो ये 16,000 भी उसी में डाले, और वहां से जैसे जैसे जरूरत हो आगे इसका यूटिलाइजेशन हो। सर मैं एक चीज बता रहा हूँ, जो फीडर पिलर सर कह रहे हैं, हमारे जो फीडर पिलर डिजाइन है 8 मीटर के हिसाब से लोड के हिसाब से, उसमें एमसीसी भी लगी हुई है सर और बस बार लगा हुआ है। उसमें एक्स्ट्रा लोड डाल ही नहीं सकते क्योंकि लाइट जाएगी नहीं वहां से, तो 8 में 16 नहीं हो सकते सर। तो डिजाइन उसका 8 के लोड के हिसाब से सर कह रहे 16 लगा। सर उसके एमसीसी टेक्निकली मैंने पूछ के बता रहा हूँ सर। मैं सर 10 किलोवाट पे 20 किलोवाट कैसे डाल देंगे सर? एक मिनट आपको मैं बता देता हूँ सर। जो हमारे फीडर पिलर डिजाइन ही 8 के बेस पे सर, उसमें एक उधर ट्रिप मार जाएगा सर, एक्स्ट्रा लोड डाल। मैं आपकी टेक्निकली बताता हूँ सर ये जो बोल रहा है ना झूठ बोल रहा है। नहीं, सर किसी मैं से जो गलत बोल रहा हूँ मैं वो टेक्निकली इनसे आगे मैं तो झूठ बोल रहा हूँ सर। एक काम करो, डीएसओ का है या फोर्स ऑफिसर, फोर्स बैंक में से कोई है?
वो पंचकुला में गए हुए हैं, उनका खेलो इंडिया पैरालंपिक्स का चलो आप जो भी स्पोर्ट्स के हैं उनको बोलो 4 कलर दिला दें, इनकी लड़ाई करा। 2 इधर खड़े हो गए, 2 इधर खड़े हो गए, लड़ लो घर में। वो कुछ फैक्चुअली बता रहे हैं, रिप्लाई करने दो, आके उसके मुंह के ऊपर से मुक्का। क्या कर रहे हो आप? सिविलाइज्ड लोग, ऐसे तो जानवर भी नहीं लड़ते। एंड ही एक्सेप्टेड मीटिंग के अंदर अर्जी, हाँ ठीक है, आपका 16,000 रुपये यही बनता है। ये आज आके अलग कह रहे। सर मैं जो टेक्निकल जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से वो बता रहा हूँ, उस पर आपकी डिग्री क्या है? डिग्री क्या है? सर मैं तो बीकॉम सर। बीकॉम। तो आपको बिजली के अंदर की बात नहीं सर, मैं जो पता करके आया हूं, सर बीटेक इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल सर, करिए। जो फीडर पिलर लगा हुआ है सर, वो 8 मीटर के लोड के साथ। चलो उसका साइज बताओ, कितने बाय कितने का है? सर वो है करीब 3 फुट बाई 6 फुट का है सर। 3 फुट बाय 6 फुट। हाँ। चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई 4 फुट होगी सर। अरे विड्थ विड्थ होगी सर करीब 1 फुट के आसपास। 1 फुट के अंदर 1 मीटर की कितनी लंबाई चौड़ाई है? बात मीटर लंबाई चौड़ाई अरे की मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ, सर छोटा अरे सा आप कह रहे हो आपको पता है टेक्निकली, हाँ, सर। जवाब दो ना। आप तो सर 6 6 इंच के मीटर है सर। 6 इंच तो 6 लंबाई इंच बाई होगी। और 8 इंच बस। और चौड़ाई चौड़ाई 6 इंच और 8 इंच बाई 6 इंच का। 8 इंच बाय 6 इंच। अपने डीएच का कितना यूज होता है? पिलर बॉक्स जो ये इसका है डिपार्टमेंट मीटर के साइज बताया सर। अप्रूव वाला नहीं है सर, जो मीटर और भी है ना सर, वैसे तो सर हमारे जो है कि डिजाइन का पार्ट है, तो पहले से आपने उसको अप्रूव किया डिपार्टमेंट ने जो जॉब डिजाइन अप्रूव की नहीं अप्रूव। इनके फाइन लगाओ सुबह आपके महकमे के पेज। जो मैक्सिमम नॉन अप्रूव डिजाइन यूज करने का फाइन होता है, मल्टीप्लाई करो उसको जिस दिन से इनने लगाया है। पहली चीज। दूसरी चीज, क्योंकि फैक्ट फाइंडिंग जो हमारे जितेंद्र जी ने करी, उस अनुसार आप फैक्चुअली गलत पाए गए हो। सर नहीं मैं अरे भैया नहीं सुन रहा मैं आप। ठीक है सर। आप चाहते हो तो मैं नेक्स्ट टाइम आपके डायरेक्टर्स को भी यहाँ बुलाऊं। सर मैं जो फैक्ट बता रहा हूँ वो सुनो सर। आप सर ने बोला कि 8 मीटर की जगह 16 मीटर लग सकते अरे हैं। भाई, जब बिजली बोर्ड वाले कह रहे हैं कि वो डिजाइन जो आपने यूटिलाइज किया है वो इनका अप्रूव डिजाइन ही नहीं है। नहीं सर वो तो अप्रूव्ड ही सर। किसने किया? सर डिपार्टमेंट बिना अप्रूव्ड के सर नहीं लगता कुछ भी चीज हमारी। बताओ। उस टाइम सर एससी साहब ने कर दिया था, उनकी पावर नहीं है हमारा पीडी। हाँ, तो उस टाइम के एससी को आप अभी एमडी को लेटर लिखो कि उस समय के एससी को चार्जशीट किया जाए, क्योंकि जो पावर वो कन्फेस करता है तब उसकी यूटिलाइजेशन कैसे करता है, इसकी इंक्वायरी करी जाए, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, और ये पुलिस भी इंक्वायर करे कि क्या इनने उस समय करप्शन करके अप्रूवल लिए। उस समय के एससी के बयान इस चीज के ऊपर भी चार्जशीट के बाद लिए। वो तो ड्राइंग अप्रूव हो गया लगता है नहीं, जब उसकी पावर ही नहीं थी, जो नॉन पावर होल्डर है उससे आपने साइन करा के चीज पोजेस कर ली, वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है। सर एक मिनट को सर, ये सर से लेके ट्रांसफार्मर फिर आरएमयू। आप बिजली देखते हो क्या? मैं देखता हूँ। अरे मुझे एक चीज बता दो, आपकी चीफ इंजीनियर हेडक्वार्टर जो यूएच का बैठता है, उससे नक्शे अप्रूव्ड है या नहीं है? ऐसे किसकी पावर है आपके? सर हमारे विंग है सर, हमारे चीफ बीडी विंग है सर, प्लानिंग एंड डिजाइन सर। उससे अप्रूव्ड है? हाँ जी, approved है। नहीं है सर। मैं बताता हूँ सर पहले दूसरी, बॉक्स नहीं है सर, जो हमारे मीटर पैनल लगे हुए हैं, वो 8 की कैपेसिटी के मीटर पैनल लगे हैं, और उसके अंदर जो केबल लगी हुई है ना सर, वो 8 ही मीटर भाई चला रही है। इंजीनियर तुम नहीं इतनी सर बच्चा बैठा दे। सर वो ड्राइंग अप्रूव है सर। अरे ड्राइंग जिस आदमी से अप्रूव होनी थी प्लानिंग एंड डिजाइन वाले से, क्या उससे अप्रूव्ड है? यूं ना करो गुप्ता जी, 15 मिनट दे रहा हूँ। सर मैं ये देख रहा हूँ कि सुनो, 15 मिनट दे रहा हूँ, लास्ट में बैठ जाओ, फाइल देख लो, ला दोगे प्लानिंग एंड डिजाइन के चीफ इंजीनियर से अप्रूव्ड है तो आज छोड़ दूंगा, नहीं तो आपकी इंक्वायरी भी कराएंगे। बिजली बोर्ड को कहूंगा सुबह आपके जो पेनल्टी मैक्सिमम बढ़ती है इस पे नहीं ऑडिट करेंगे, 32 के 32 लाइसेंस पे। आप 15 मिनट है, पीछे बैठो, कागज ढूंढ दो। अभी तो हमारे पास नहीं सर, वो फाइल तो नहीं है सर। 15 मिनट है, नहीं अगली ग्रीवेंस में अपने डायरेक्टर्स को ले आना। 2 मिनट हो लूंगा आपके में सर। अब भाई वेट कर ले। और
सर नमस्कार, मैं एमडी यूनिवर्सिटी का रिसर्च स्कॉलर हूं और एक मेलाफाइड इंटेंशन के तहत एक राजनीतिक द्वेष भावना से मेरी डिग्री रोकी गई एमडीयू के वाइस चांसलर श्रीमान राजवीर सिंह जी के द्वारा, और आधार बनाया गया कि एक रजिस्टर्ड एडवोकेट जो हो पीएचडी नहीं कर सकता। बार काउंसिल ऑफ इंडिया में 18 लाख रजिस्टर्ड एडवोकेट हैं। अगर यूनिवर्सिटी ये मानती है कि एडवोकेट पीएचडी नहीं कर सकता तो यूनिवर्सिटी एक एफिडेविट पर मुझे सिर्फ इतना लिख के दे दे कि वकील पीएचडी नहीं कर सकता। मेरी जो है 19 साल की यूनिवर्सिटी की डिग्रियां हैं और 12 साल की स्कूल के सर्टिफिकेट हैं। मैं सभी हमेशा के लिए यूनिवर्सिटी को जमा कराने के लिए तैयार हूं। अगर ये हाँ या ना में एफिडेविट पर यह लिख के देने के लिए तैयार है कि वकील पीएचडी कर सकता है या नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक डिग्री का मामला नहीं है डिप्टी सिंह साहब, ये 18 लाख वकीलों का मामला, ये सच्चाई का मामला है। अभी जो इसमें फैक्ट दिए हैं जी 20/10/23 को एकेडमिक काउंसिल ने फैसला कर दिया कि आपकी डिग्री आपको दे दी जाए। सर ये डिग्री की बात नहीं है, मेरे 3 साल खराब कर लिए उसका जिम्मेवार कौन है? चलो वो एक अलग फैक्ट। ये कम से कम रजिस्ट्रार साहब स्टेज पे खड़े हैं सर, मैं आपके माध्यम से वो पूछना चाहता हूं उनसे कि वकील कर सकता है या नहीं कर सकता है। एक लाइन बोलिए, यही कहेंगे कि वकील नहीं कर सकता है, 5 लोगों से ज्यादा पंचायत हो जाती, मैं डिग्री यही छोड़ के चला जाऊंगा, पूरी जिंदगी डिग्री नहीं मांगूंगा, ये करके दिखाएं। अब वकील पीएचडी नहीं कर सकता। इशू ग्रीवेंस में जो आया था वो डिग्री, सर डिग्री का ही इशू है। तो आप डिग्री देने को एकेडमिक कहा सर, मेरे पास उसकी रिपोर्ट है, झूठ बोल रही है। ये लोग आरटीआई में भी झूठ बोलते हैं। मेरे को सुनने दो रजिस्टर। जी सर। नमस्कार चेयरमैन सर और सभी मेंबर्स को नमस्कार। इनकी जो मसला है वो पीएचडी डिग्री ना अवार्ड करने का था। इस पर एक कंप्लेंट आई थी, 2 कंप्लेंट आई थी बल्कि, सीएम साहब को भी एड्रेस थी और वाइस चांसलर को कॉपी थी और एक वाइस चांसलर को कंप्लेंट थी। उसमें उन्होंने 5 पॉइंट्स जो है उठा रखे थे। उसके बाद एक कमेटी कंस्टिट्यूट की गई जिसमें ये जो पीएचडी साफ कर सकते हैं नहीं कर सकते उस पर तो रूल साइलेंट थे, तो उस पर कमेटी ने भी कोई संज्ञान नहीं ली। लेकिन 2 जो वायलेशन कमेटी को मिले, एक इन्होंने डिप्लोमा इन तबला में पीएचडी के साथ एडमिशन ले रखा था जो पीएचडी ऑर्डिनेंस का वायलेशन है। दूसरा यूआरएस का ऑर्डिनेंस का भी ये वायलेशन है कि साथ में किसी कोर्स में ये एडमिशन नहीं ले सकते। एक और यूआरएस ऑर्डिनेंस का वायलेशन है जिसमें ये है कि रजिस्ट्रार सर, इसमें तो मैं आपको बता दूं, यूजीसी के नॉर्म्स मेरे को भी पता है कि आप अगर एक फुल टाइम कोर्स कर रहे हो, एक डिस्टेंस कोर्स आप कर सकते हो, पीएचडी के साथ नहीं कर सकते। पीएचडी के साथ। सॉरी सर, बीच में रोकना चाहूंगा। यूनिवर्सिटी ने आरटीआई से मुझे दे रखा है ऑर्डिनेंस का पेज नंबर 59 जो है क्लास 4, आप पढ़िए रजिस्ट्रार साहब, आपके पास नहीं है तो मैं आपके पास भिजवा लेता हूँ, आपकी भी कॉपी है मेरे पास। एक बार रहने दीजिए सर आरटीआई में रजिस्ट्रार साहब नहीं दे रखा मुझे। डॉक्टरेट भी आप मास्टर्स दूसरी कर सकते हो, 2 डॉक्टरेट पैरेलल। इसमें जो हमारा पीएचडी ऑर्डिनेंस है उसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है सिवाय वो नहीं, आप यूजीसी से बाहर हो या यूजीसी भी सर दूसरे कोर्सेज के लिए तो कहती है, लेकिन पीएचडी के लिए यूजीसी मैं भी डॉक्टरेट कर रहा हूँ आज के, मैं कुछ पढ़ के आपको बता रहा हूँ, ये प्लीज ऐसे मिसकोट ना करो आप। नहीं सर, यूजीसी में भी ऐसा नहीं है। दूसरा यूआरएस में ये प्रोविजन भी है कि ये साथ में किसी भी तरह की जो है एम्प्लॉयमेंट चाहे या पोजीशन चाहे वो पेड हो या अदरवाइज वो भी नहीं ले सकते। और ये क्योंकि रजिस्टर्ड मेंबर थे बार काउंसिल से और प्रैक्टिसिंग लॉयर थे, तो ये सारी चीज कंसिडर करके एकेडमिक काउंसिल ने ये तो डिसीजन लिया कि इनकी पीएचडी जो है डिनाई करना ये हार्श डिसीजन होगा, तो इसलिए पीएचडी इनको अवार्ड कर दी जाए। लेकिन जो यूआरएस इन्होंने ली है वो ये रिफंड करे, ये एकेडमिक काउंसिल का डिसीजन। मगर यूआरएस स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप तो आपने पहले मेरिट देख के दी जी, उसके बाद उसको विद हेल्ड करके रिफंड कराना भी है, तो आपकी उसमें भी डिग्री से बड़ा ये सर बॉन्ड में इन्होंने भर के दिया हुआ कि अगर मैं वायलेशन करूंगा तो मैं रिफंड करूंगा। सर सॉरी, मैं बीच में रोकना चाहूंगा। ऑन पेपर है मेरे पास, आप डॉक्यूमेंट है कि आरटीआई रजिस्ट्रार साहब नहीं दे रखी। सर झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं सर। भाई 1 मिनट रुक जाओ। एक सर ये अभी हाईकोर्ट में भी इन्होंने डाला वो अलग है, वो एप्लीकेशन आपकी अलग है। अभी भी इन्होंने हमारे डिसीजन पे कोर्ट में ये डाला है जिसमें इन्होंने ये कहा है कि हमारे पास कोई अल्टरनेटिव रेमेडी नहीं है अपील की और रिवीजन अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं ऑनरेबल हाईकोर्ट में अप्रोच कर रहा हूँ। और दूसरा अभी इन्होंने वहां पर जो है कोर्ट में ये कहा है कि मैं ये जो है यूआरएस जो है पे करने को तैयार हूँ बिफोर दी कोर्ट और सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ कोर्ट।
सर मिसलीड कर रहे हैं। मैंने हाई कोर्ट में बिल्कुल नहीं कहा। इनकी आदत है मिसलीड करने की यूनिवर्सिटी को। आपके आगे सर डिप्टी सीएम साहब, आपके आगे फ्रंट पहला जो पेज है वो आप खोल के देखिए एक बार। उसमें 50,000 रुपए जुर्माना इनके ऊपर इसीलिए लग रखा है, ये झूठी शिकायतें करते हैं। मैं प्रूव करूंगा आज। मेरे लिए डिग्री से ज्यादा यहां जस्टिस जरूरी है। मैं डिग्री सारी ले जाऊं रजिस्ट्रार साहब, मैं मांगने भी नहीं आऊंगा कभी। लेकिन पहला पेज देखो जिसमें लिख रखा है कि यह राजनीतिक द्वेष भावना से कम की गई कंप्लेंट है, जिसमें 50,000 रुपए जुर्माना। पेज नंबर 1 देखो सर, आपके पास बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ का है। पेज नंबर 2 पे आइए सर। 20 कैंडिडेट्स की लिस्ट मैंने दी है, सभी स्कॉलरशिप ले चुके हैं यूआरएस के आरटीआई में, रजिस्ट्रार साहब ने मुझे दिया है। मैं एविडेंस पर लिखने के लिए तैयार हूं कि ये सभी के सभी रजिस्टर्ड एडवोकेट हैं। 20 नंबर पे परमजीत सिंह हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के स्कॉलर हैं, रोहतक बार एसोसिएशन में रजिस्टर्ड हैं। 2017 से 3 नंबर बता सकता हूं। यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट से लेकर मैं भाई ने बताना चाहता हूं, मैडम अनुसुईया यादव देख लीजिए, सुरेंद्र दहिया ले लीजिए, जितेंद्र ढूल ले लीजिए, मैडम कविता ढूल ले लीजिए, या मैं नाम गिनवाने लगूंगा तो एक भी नहीं बचेगा। अगर मैं लिस्ट दूं तो करोड़ों रुपए स्कॉलरशिप जो है ना, वो स्कॉलर्स ने ले रखी है। राइट टू इक्वलिटी कहां रह गया? जो मेरा फंडामेंटल राइट टू वायलेशन हुआ। यूनिवर्सिटी पता है कितने जो है कितनी डिग्रियां रोकी गई हैं, ये कहकर कि एडवोकेट है। कितनी डिग्रियां रोकी, कितनी स्कॉलरशिप रोकी। मैं तैयार हूं रजिस्ट्रार साहब, 5 लाख रुपए की बात नहीं है यहाँ, मैं 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर आज मैं बैकफुट पे आता हूं तो वो सभी एडवोकेट्स और वो सभी स्कॉलर जो बैकफुट पर आएंगे और करोड़ों रुपए का नुकसान जो स्कॉलर्स को होगा। जो शेड्यूल कास्ट के एडमिशन होते हैं स्कॉलरशिप बेस पे, वो एडमिशन आप कैसे कर पाएंगे? अगर रजिस्ट्रेशन को एम्प्लॉयमेंट मान लेंगे तो स्कॉलरशिप जो एससी के एडमिशन हो रहे हैं कैसे होंगे? और आपने, मैं लिस्ट दे रहा हूं, आपने बताइए इनमें से कितनों की जो है रिकवरी की आज तक। मैं दोगुना देने के लिए तैयार हूं। ये सारे एस्पेक्ट्स एकेडमिक काउंसिल में कंसिडर। सर एकेडमिक काउंसिल में राइट टू इक्वलिटी के साथ साथ में रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ। मुझे अपना पक्ष रखने का कोई मौका आज तक नहीं दिया गया, जो कि मेरा फंडामेंटल राइट है। मेरा पक्ष जाने बिना कैसे डिसाइड कर सकते हैं सर? आपने बात की पहले डिग्री नहीं कर जी पेज 14 ऑफ 22 आप ही यूनिवर्सिटी का रजिस्टर्ड सुप्रिंटेंडेंट एकेडमिक्स का दिया हुआ है। सर, ये दूसरे कोर्सेज के लिए पीएचडी का ऑर्डिनेंस मैं एक बार पढ़ ही रहा हूं मैं। A research scholar can join part-time oblique evening course in a foreign language or any knowledge enhancement certificate course according along with PhD program. सर सर्टिफिकेट कोर्स लैंग्वेज का है, इन्होंने डिप्लोमा नॉलेज का कोर्स क्या होता है? एनी डिग्री इज योर नॉलेज इनहांसमेंट डिग्री। आपकी लैंग्वेज जो लिखी है नॉलेज इनहांसमेंट लिखा हुआ है। सर जो क्लोज 10 इनके मैं पढ़ लेता हूं। मैं आपने जो कोट किया उसको, मैं सिर्फ उसको रेक्टिफाई कर रहा हूं। आई एम नॉट ब्लेमिंग यू। आप नॉलेज इनहांसमेंट कोई मेरे को डिग्री डिक्शनरी खोल के बता दे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉलेज इनहांसमेंट। सर्टिफिकेट कोर्स रजिस्ट्रार आप ये तो इन्होंने डिप्लोमा में एडमिशन लिया था, सर्टिफिकेट से नहीं लिया। डिप्लोमा ही आपका और सर्टिफिकेट कोर्स कौन सा होता है? सर्टिफिकेट तो 6 महीने का होता है, डिप्लोमा 1 साल का होता है। और ये इसमें जो लिखा हुआ है क्लोज में, पीएचडी ऑर्डिनेंस डज नॉट परमिट टू ज्वाइन एनी अदर कोर्स ऑफ स्टडी और अपीयर एनी अदर एग्जामिनेशन एक्सेप्ट। डिप्टी सीएम साहब पेज नंबर 59 पे आइए आप। इसी में इसी हिंदी की जो आरटीआई इसमें पेज नंबर 59 पे आइए, लास्ट पेज है इसी में, पेज नंबर 59 2018-19 का जो प्रोस्पेक्टस है उसमें पेज नंबर 59 हाईलाइट करके पॉइंट नंबर 4 हाईलाइट करके पेज नंबर 59 है, पॉइंट नंबर 4 इसमें म्यूजिक भी लिख रखा है। सर झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल, मतलब एविडेंस लीजिए इनसे, मैं एविडेंस देने के लिए तैयार हूं। मेरी डिग्री की बात नहीं है, डिग्री रजिस्ट्रार साहब दे जाओ सारी, उन्हें नौकरी नहीं करनी। लेकिन आप एक प्रोफेसर, मैं उम्मीद करता हूं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आज आपकी तरफ देख रहे हैं कि वीसी साहब की गलतियों को छुपाने के लिए आप जहां मिसलीड कर रहे हैं, मिसर रहे हैं पूरे हाउस को। फैक्ट्स के बेसिस पे बात रख रहा हूँ सर मैं आरटीआई के बेसिस पे, यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस के बेसिस पे बात रख रहा हूं। आपका एडमिशन 2014 का था, उस वक्त जो पेज ऑर्डिनेंस नंबर 2014 का आपके पास सर प्रोस्पेक्टस नहीं होगा, मैं चैलेंज करता हूं। पीएचडी ऑर्डिनेंस की बात करूँ। स्टूडेंट प्रोस्पेक्टस पढ़ के दाखिला लेता, मैं देता हूं सर ये 14 का प्रोस्पेक्टस है, मेरे पास है, यूनिवर्सिटी के पास हो तो दिखाए। अगर है यूनिवर्सिटी के पास 2014 का प्रोस्पेक्टस तो दिखाए, कहां है प्रोस्पेक्टस आपके पास? पीएचडी ऑर्डिनेंस की और की बात करूंगा सर पीएचडी पेज नंबर 5 2014 के प्रोस्पेक्टस की बात की, पेज नंबर 5 मेरे पास प्रोस्पेक्टस है सर, यूनिवर्सिटी प्रोस्पेक्टस दिखाए। 10I क्लोज 10I निकालें एक बार।
सर आप पेज नंबर 5 देखें, आपके पास तो प्रोस्पेक्टस नहीं है, प्रोस्पेक्टस दिखाइए आप कौन से पेपर पढ़ रहे हैं, मुझे क्या पता। मेरे पास तो प्रोस्पेक्टस है, ये रहा आपकी यूनिवर्सिटी का सर। मैं तो ऑर्डिनेंस पढ़ रहा हूँ और नो रिसर्च स्कॉलर कैन ज्वाइन एनी अदर कोर्स ऑफ स्टडी और अपीयर इन एनी अदर एग्जामिनेशन। सर क्लास 2 में आएंगे, आप वो पढ़ रहे हैं जो आप कहना चाह रहे हैं। आप क्लास 1 पढ़ रहे हैं, क्लास 2 में आइए, रिसर्च स्कॉलर कैन ज्वाइन पार्ट टाइम ऑब्लिक यूनिक कोर्सेज। इसके अंदर आपके वो पेपर नहीं है। मैं रजिस्ट्रार साहब एक चीज मेरी तरफ से भी आपके इंस्टीट्यूशन क्योंकि ऑटोनोमस हो आप लोग, इस चीज के अंदर ये चीज तो क्लियर है कि नॉलेज बेस्ड इनहांसमेंट कोर्स कर सकते हैं, तो सर्टिफिकेट करे, डिप्लोमा करे, डिग्री नहीं कर सकते। डिप्लोमा भी बना भी आपके कहीं कागज में लिखा हुआ नहीं, और मेरे को क्लियरिटी के साथ दिखा। आपने जो पेपर मेरे को दिया इसमें तो सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी है। ये क्लॉज 9 है, ये 2 ऑर्डिनेंस है, एक यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप का और एक पीएचडी ऑर्डिनेंस। इनका रोका गया और यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप रिफंड करने को है। अगर हम यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप का क्लॉज 9 है पढ़ें सर, तो उसमें स्कॉलर शैल नॉट ज्वाइन एनी अदर कोर्स ऑफ स्टडी और अपीयर इन एनी एग्जामिनेशन। पेज कहाँ है? ये पेज 3 है, पेज 4 है, कौन सा है? और कौन से ईयर का है? ये तो चलो मेरे आगे ही खुला है, क्लॉज 10 पीएचडी में, इसमें ईयर तो आपकी, ये तो आपकी रिपोर्ट है। ये उसी के मैं देखो रजिस्ट्रार साहब, आप कोई चीज फैक्चुअली कोट कर रहे हो, अपनी रिपोर्ट के आधार पे मत करो। आप मेरे को आपके प्रोस्पेक्टस है या कोई ऑर्डिनेंसेस की नोटिफिकेशन है यूनिवर्सिटी की, उसकी कॉपी दिखा। ये ऑर्डिनेंस सर ये नहीं देंगे, मैं दे रहा हूँ, ये रहा का प्रोस्पेक्टस, और एक कॉपी रजिस्ट्रार साहब को दो। पीएचडी ऑर्डिनेंस तो ये भी आप पेज 49 में आगे सीधा, इससे पुराना का है। नहीं, यही है सर, इसका फ्रंट और रेलिवेंट पेज बनाया हुआ है। तो वो पीएचडी ऑर्डिनेंस अगली प्रोस्पेक्टस ही आ गया जी, 49 पे मिलता है। 2014 की बोल रहे हो आप? यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप शैल बी अवॉर्डेड ओनली टू कैंडिडेट्स हु अप्लाइड फॉर मेरिट प्रोग्राम बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑफ एंट्रेंस। 49 इसमें कौन से पेज पे है? सर यूनिवर्सिटी के पास प्रोस्पेक्टस नहीं है। ये रिपोर्ट पढ़ रहे हैं जो एकेडमिक काउंसिल ने बैठ के तैयार की थी मेलाफाइड इंटेंशन से। मैं प्रोस्पेक्टस दिखा रहा हूँ, ये 2014 का पीएचडी प्रोग्राम का, ये जिसके आधार पे मेरा दाखिला। एक सेकंड जी सर, थोड़ी शांति। ठीक सर। ये आपका ही है जी। इसके अंदर पीरियड ऑफ वर्क पेज 5 का 10 का 2 लिखा हुआ है, रिसर्च स्कॉलर कैन ज्वाइन पार्ट टाइम ऑब्लिक इवनिंग कोर्स इन फॉरेन लैंग्वेज अलॉन्ग विद पीएचडी। वो सब सर्टिफिकेट कोर्स चलते हैं हमारे फॉरेन लैंग्वेज। नहीं, आपने मेरे को जो चीज कोड करी सर्टिफिकेट, इसमें कहीं सर्टिफिकेट शब्द फॉरेन लैंग्वेज इन्होंने तबला में डिप्लोमा में एडमिशन लिया सर, फॉरेन लैंग्वेज में नहीं किया। कोर्स क्या होता है? आपने मेरे को वहां रीबटल किया इस पेज पे। फॉरेन लैंग्वेज एक सेकंड, आपने मेरे को रीबटल किया कि वो सर्टिफिकेट लिखा है, इसमें तो सिर्फ कोर्स लिखा हुआ है, इसमें तो रेगुलर डिग्री भी कोर्स भी कर सकते हो आप। दो ऑर्डिनेंस है सर, एक पीएचडी ऑर्डिनेंस है, एक यूआरएस ऑर्डिनेंस है। पीएचडी ऑर्डिनेंस में कोर्स कर सकता है लेकिन वो फॉरेन लैंग्वेज पे कर सकता है, और यूआरएस ऑर्डिनेंस में किसी भी तरह का कोई कोर्स नहीं कर सकता। जो एक काम कर ले, मेक इट वेरी इजी है। मैं आप लोग भी अपनी तरफ से इस पे प्रॉपर फैक्ट डिप्टी कमिश्नर को दे दो, प्रदीप भी दे देगा, हम भी चेक करवा लेते हैं, और यूनिवर्सिटीज और यूजीसी के गाइडलाइंस क्या कहते हैं। सर्टिफिकेट इसकी डिग्री वाला तो आएगी, अब तो 4,66,000 रुपए का ही है जी। इतने में कोर्ट की भी डेट आ जाएगी, ये डेट भी आ जाएगी। एक चीज तो ये होगी कि आप इसकी डिग्री दे रहे हो अपॉन 466,
466 का है कैंपस में फैसला करो, जब इतना कुछ इसने डॉक्यूमेंटेड है फिर हम और भी करेंगे। एकेडमिक काउंसिल 150 लोगों की होती है, ऑलरेडी फैसला कर चुकी है और कॉम्पिटेंट बॉडी कॉम्पिटेंट बॉडी रिवीजन भी कर सकती है अपॉन फैक्चुअल एस्पेक्ट्स जो आपके और पेपर है। फैक्ट्स के हिसाब से अरे मैं आपको ये पढ़ा ही रहा हूँ। तो ये तो सिर्फ फॉरेन लैंग्वेज की छूट दी गई है सर, और तो कोई इसमें नहीं। मैं और कोई कागज ढूंढ नहीं रहा हूँ। और यूआरएस ऑर्डिनेंस में तो ये भी नहीं है किसी भी तरह का कोर्स नहीं सर। चलो एक चीज कर लेते हैं, ये सब आप सारी यूनिवर्सिटीज जितनी हैं डॉक्टरेट प्रोग्राम चलाती है हरियाणा में सरकारी, सबके वाइस चांसलर को अपनी ग्रीवेंस कमेटी की तरफ से चिट्ठी लिख दो कि आपके वहां पर क्या क्या परमिटेड है। एमडीयू भी अपना रीथिंक करके डॉक्यूमेंटेशन ले आए, नेक्स्ट ग्रीवेंस में इसका एक चार्ट बना के मेरे को प्रेजेंट कर देना, विल डिस्पोज इट ऑफ। अगर आपका फैक्ट ठीक होगा विल डिस्पोज इट ऑफ, अगर आपका फैक्ट गलत होगा तो वी विल गिव यू अ टाइम कि आप 1 महीने में कैबिनेट काउंसिल के अंदर ये एजेंडा दोबारा डिस्कस करके इस पर फैसला करें। कल कोर्ट ऑर्डर करेगा तब भी आपको करना है। कोर्ट में भी ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है इस प्लेटफॉर्म की, यानी वो चाहते भी नहीं इस प्लेटफॉर्म पे। कोर्ट में लिख के दे रहे हैं कि मेरे पास कोई अल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल नहीं है। किस चीज के लिए? ये खुद अपने उसमें जो CWP फाइल की है ऑल्टरनेटिव रेमेडी फॉर, इसके लिए रिजर्व इसलिए तो हाई कोर्ट में गए हैं ना। मैं तो आपको एज चेयरमैन ग्रीवेंस कमेटी कह रहा हूँ कि आपके वाइस चांसलर को कहिए कि एकेडमिक काउंसिल में एक बार मैटर ले जाए, दोनों जगह से बच जाएगा। अगर 10 यूनिवर्सिटीज में और आपकी डॉक्यूमेंटेशन में कल कहीं प्रूव हो गया कि 4 आदमियों ने भी डिग्री करी और आपने अवार्ड कर दी, then who will be responsible for it? लेकिन यूआरएस ऑर्डिनेंस तो क्लियर कट कर रहे हैं। अगर यूआरएस ऑर्डिनेंस में किसी आदमी ने पीएचडी के साथ डिग्री कर दी, who will be held responsible? The registrar or the vice chancellor or the academic council for taking such decision? जो भी कंसर्न होगा कंसर्न कौन है? आप भी बैठे यूनिवर्सिटी में, मैं तो हूँ नहीं। जिसने जिसके टाइम भी बायलॉज तो आपको ही पता है, जिसने डिग्री दी होगी वही चार्जशीट होगा। जिसके आप अपने फैक्ट्स चेक करा लो, वी विल गेट इट चेक। प्लस जो और एक यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या प्रोस्पेक्टस में आपके लिखा है उनके लिखा है, रिकॉर्ड तो आ ही गया। डिप्टी कमिश्नर लीगल ओपिनियन अपने लीगल विभाग से भी ले लेंगे, हमारे पास भी वकील तो है, कोई ग्रीवेंस के 2 मेंबर लॉयर हैं, उनको हम साथ लगा देते असिस्ट करने के लिए, एंड वी विल फिनिश इट ऑफ इन नेक्स्ट। अगर नहीं होगी रेमेडी वी विल डिस्पोज इट ऑफ, अगर होगी तो आप लोगों को बता देंगे, आप लोग दोबारा एकेडमिक काउंसिल में उसको ले जाए। थैंक यू सर 1 मिनट और लेना चाहूंगा। ये लिख रखा है, मुझे यह जानकारी प्रदान की जाए कि एमडीयू के विधि विभाग से पीएचडी कर रहा शोधार्थी सत्र 2018-19 में संगीत विभाग से डिप्लोमा कोर्स साथ साथ कर सकता है अथवा नहीं। प्रोस्पेक्टस के उस नियम की सत्यापित फोटोकॉपी प्रदान की जाए। प्रदीप सर ये ठीक गलत की, सर ये डिग्री की नहीं है, मेरे लिए डिग्री की नहीं। 18 लाख वकील हैं, मेरे जूनियर मेरी तरफ देख रहे हैं। आप सुन तो लो, अगर मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा तो कौन लड़ेगा आप साहब? सुन तो लो, इस फैक्ट पे तो बात रही नहीं कि आपकी डिग्री अवार्ड होगी नहीं। डिग्री तो काउंसिल ने कह दी, अब तो आपके ऊपर जो पीनल 466 का लगा है स्कॉलरशिप वाला, इसके लिए क्योंकि एकेडमिक काउंसिल ने किया, आपकी डॉक्यूमेंटेशन आ गई। सर मेरे सिर्फ 2 क्वेश्चन है, क्या वकील कर सकता है या नहीं कर सकता है? एक बार पहले ये क्वेश्चन तो रिजॉल्व कर दो कि क्या 2 डिग्री कर सकते हो नहीं कर सकते। सर नहीं कर रखी मैंने कोई 2 डिग्री, मिसगाइड कर रहे हैं। मैं आरटीआई दे रहा हूं, वो मुंह जुबानी बता रहे हैं, अंदर है दोनों में। भी एफिडेविट देने के लिए तैयार हूं, ऑनऑफ देने के लिए तैयार हूं। मैं अपनी सभी डिग्रियां रजिस्ट्रार साहब को दे दूंगा, प्रिजन की मांग नहीं हूं, मगर मैं 0.01% या मुझे का आपने डिप्लोमा किया, सर्टिफिकेट कोर्स किया। जब ऑब्जेक्शन लगाया उसके बाद मैंने परीक्षाएं दी, प्रैक्टिकल दिया, पास हुआ और डीएमसी लेके गया हूं और इसी यूनिवर्सिटी से लेके गया हूं। किस चीज में? म्यूजिक में, जिस पे ऑब्जेक्शन लगा रखा रजिस्ट्रार साहब। एक बार हमें ये प्रोस्पेक्टस की जो बात कह रहे हैं, आप जो बात कह रहे हो, हमें चेक तो कराने दो। सर आरटीआई तो रजिस्ट्रार साहब ने दे रखी है, मैंने बिल्कुल ईयर वाइज, सन वाइज, पेज वाइज सब कुछ लिख के फिर आरटीआई दी, रजिस्ट्रार साहब ने तो दे रखा है। ये क्या करते हैं, 2014 का ऑर्डिनेंस मेरे ऊपर लागू होता है, 2012 का ऑर्डिनेंस की कॉपी लगा देते हैं। ये चीज तो फैक्चुअली जो सामने है, तो सर आरटीआई तो यूनिवर्सिटी की है, ओरिजिनल कॉपी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। रजिस्ट्रार साहब 2014 ये नहीं, मेरे पास कॉपी है, 2014 का कोर्स है, आपके ऊपर 14 की लागू होगी। तो वही तो सर प्रोस्पेक्टस मेरे पास आ गया आपका,
प्रोग्राम का एजेंडा आ गया, लेट अस टेक इट अप। सर 3 साल से पेंडिंग है ये इंक्वायरी, जिसमें सीएम विंडो से ये कहा गया था कि 5 दिन के अंदर, उसमें सीएम विंडो की जो कंप्लेंट है उसमें 5 दिन का टाइम दिया गया था। और जिस आरडीसी कमेटी में मेरी डिग्री रोकी गई है वहां वाइस चांसलर मेंबर ही नहीं है, चेयरमैन ही नहीं है, आरडीसी कमेटी ही नहीं थी। वाइस चांसलर तो क्या गवर्नर साहब को भी पावर नहीं है किसी स्कॉलर की डिग्री रोकने की। दूसरी बात, जब मैं आरटीआई से मैंने स्पष्ट मांगा, यूनिवर्सिटी जवाब दे रही है मेरा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ, रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस। जब अफजल गुरु को, कसाब को अपना पक्ष रखने का अधिकार है तो एक रिसर्च स्कॉलर को अपना पक्ष रखने का अधिकार नहीं है। क्या आप बुलाया मुझे 3 साल के अंदर रजिस्ट्रार साहब ने, वाइस चांसलर साहब ने? इट इज नॉट अ टॉपिक ऑफ ग्रीवेंस। सर यही टॉपिक है, मैं फैक्ट में बात कर रहा हूँ सर। फैक्ट ही बोल रहा हूँ। आपकी जो कंप्लेंट थी वो आपकी डिग्री मिलने पे थी। डिग्री मिलने पे ही आपके एकेडमिक काउंसिल ने निर्णय ले दिया कि डिग्री अवार्ड करेंगे अपॉन 466 वाला जो क्लॉज इनने लगाया है कि 2 डिग्री आप स्कॉलरशिप लेते हो जब नहीं कर सकते, उसको नेक्स्ट ग्रीवेंस तक हम फैक्चुअली चेक कर लेंगे। अगर आपका पक्ष ठीक होगा तो 466 का आदेश हम भी दे देंगे और अच्छा आदेश दे देंगे। और अगर फैक्चुअली 466 में इनकी तरफ से कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ एडिशनल आ जाता है 14 का, तो उसको स्टडी कर लेंगे। सर इनका मानना डिप्लोमे पे नहीं है, मेरे पास ओरिजिनल कॉपी है सर यूनिवर्सिटी की। रजिस्ट्रार साहब तो शायद फोटो कॉपी ले रहे हैं, एकेडमिक काउंसिल की ओरिजिनल कॉपी है जिसमें यह कहा गया कि प्रदीप देशवाल को हम एकेडमिशियन होने के तहत माफ करते हैं। आपकी ग्रीवेंस के चिट्ठी का पार्ट नहीं है सर। इस ग्रीवेंस का पढ़ू पीएचडी आप प्रदीप, हाँ सर, ज्यादा लाइन क्रॉस हो रही है आपकी। नहीं सर सॉरी, अगर मैं सिर्फ अपना पक्ष रख रहा हूं सर। आपकी ग्रीवेंस का पार्ट था कंप्लेंट बाय प्रदीप वाज रिसीव्ड or made on CM window against me. The said complaint was dismissed in the year 2000 by the Bar Council with a penalty of 50,000, imposing cost on observation that the campaign is outcome of a political rivalry. The mentioned complaint was also marked to MD University in the direction of giving 5 days to noted CMG. However, can be after dismissal of complaint, the Bar MDU instead of taking strict action against the false allegation rather than delayed award of PhD, making sure the false complaints are ground. The present state of fact is taken into consideration as a whole indicates towards intention to cause irreparable loss to me by Vice Chancellor by delaying my award of degree. I am a student activist raising over XYZZ. Therefore, requested to provide direction to MDU to consider direction to MDU and also nodal officers mentioned. इसके अंदर आपकी डिग्री का डिले का जो इशू वो स्टडी करना है। जी सर। डिग्री आपको अब दे रहे हैं? नहीं दे रहे सर। अपॉन 466 जमा कराने आपकी सीओसीपी भी लगी हुई है हाईकोर्ट में। सर वही चीज चैलेंज की है मैंने। इन्होंने कहा कि हमने प्रदीप देशवाल को एडवोकेट होने के साथ साथ पीएचडी की थी, उसका फ्यूचर को देखते हुए माफ किया। मैंने माफी नहीं मांगी, ना मैं मांगू। माफी मांगने की बात है कि 18 लाख लोग जुडिशियल पीएचडी नहीं कर पाएंगे। तो अगर मैंने स्कॉलरशिप जमा कराता हूं तो कोई यूआरएस स्कॉलरशिप बंद हो जाएगी। सिर्फ जमा कराने के लिए कौन बोल रहा है? यूनिवर्सिटी ने एकेडमिक काउंसिल में पास किया सर। फैक्ट चेक करा रहे हैं इन नेक्स्ट ग्रीवेंस कि आपकी जो स्कॉलरशिप है उसका जो क्लॉज एकेडमिक काउंसिल कहती है कि क्या आप 2 डिग्री साइमल्टेनियसली कर सकते हो, पीएचडी प्लस एक छोटी। अगर वो फैक्चुअली इनकरेक्ट होंगे वी विल पास एन अप्रोप्रिएट ऑर्डर, और अगर वो फैक्चुअली इनकरेक्ट होंगे, करेक्ट होंगे कि भाई आप नहीं कर सकते, विल डिस्पोज दिस ऑफ। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, डीसी साहब की या एसडीएम साहब की किसी की भी अध्यक्षता में कमेटी बनाइए और मैं भी बड़ा पक्ष रखूंगा। मैं अभी कह के आता हूँ कि प्रदीप अपने डॉक्यूमेंटेशन डिप्टी कमिश्नर को दे देगा। जी सर। रजिस्ट्रार अपनी तरफ से फैक्ट्स जो है डिप्टी कमिश्नर को दे देंगे। डिप्टी कमिश्नर स्टडी करवाएगा विद कि और बची गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जो डॉक्टरेट डिग्री प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर क्या निर्णय लेते हैं, क्या ये एक यूनिवर्सिटी में चेंज हुआ है या सारों में ये फैक्ट है यू कैन नॉट डू 2 डिग्री। हमें तथ्य लगाने तो दो, आप सुन तो रहे नहीं हो कोई चीज। नहीं सर मैं सुन रहा हूं, डिक्टेट कर चुका हूं, मैं कागज ढूंढ रहा था, मैं बोल चुका, डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे।
सिर्फ रजिस्ट्रार साहब को डायरेक्शन दी है कि आप अपने फैक्ट्स जो ये प्रोस्पेक्टस और ये ओरिजिनल है, ये अपनी तरफ से फैक्चुअली डिप्टी कमिश्नर को जल्द से जल्द भिजवा दें। जी सर। और सर जिस कंप्लेंट को बेस बना रहे हैं उस पे कंप्लेंट इज नॉट ए इशू जो उस पे ऑलरेडी जो है बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ ने विद कोर्ट डिसमिस किया है और मेरी हरेसमेंट प्रूव हुई है इस ऑर्डर में कि मेरी हरेसमेंट प्रूव हुई इस ऑर्डर में, और ये लिखा है उन्होंने कि राजनीतिक द्वेष भावना से की गई कंप्लेंट्स थी और बार काउंसिल पे मैं कमेंट नहीं करूँ। इट इज नॉट आवर प्रिव्यू, इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी ऑफ लॉयर। उसके अंदर हमें नहीं देखना कि उन्होंने क्या किया। आप हमारे पास आए, ग्रीवेंस के अंदर हमने देखना है हमने क्या ऑर्डर पास करना है। लेट अस स्टडी द फैक्ट्स कि आपकी कंप्लेंट के जो आधार पे आज रजिस्ट्रार ने बातें कही है और जो रिटर्न ऑर्डर हमें दिया है उसके अंदर कितने तथ्य हैं, जो फैक्ट्स आपने दिए हैं उनमें कितने तथ्य हैं, और अब नेक्स्ट ग्रीवेंस की कमेटी की जो मीटिंग होगी उसमें फैसला कर लें। ठीक है सर। नेक्स्ट चौथी जो शिकायत है सर वो आयुक्त आज की इस बैठक के अध्यक्ष मुख्य सरकार श्री कार्यकर्ता सर, मैं बड़ा सुबह के साथ तो एक साल के बाद मैंने प्रयास करते हुए आपके समक्ष अपनी बात और शिकायत करने का मौका मिला है। सर 2005 में एक मिनट सर 2005 में कांग्रेस शासनकाल में गांव खेड़ीसार गड्डी बोर परावर माजरा आदि गांव की जमीन कम दामों में लेकर सरकार को महंगे दामों सरकार ने बिल्डरों को भेज दिया था। किसान इस मामले को लेकर कई बार सरकार और प्रशासन से गुहार लगा सकते हैं, परंतु हाँ सर चलो आगे ये है सर, बाद में किसानों ने जागरूक होकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, वहां पर भी फैसला किसानों के हक में आया, परंतु बिल्डर बाद में सुप्रीम कोर्ट चला गया और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अप्रत्यक्ष रूप से फैसला सुनाते हुए सरकार के ऊपर निर्णय छोड़ दिया। तो चाहे तो किसानों को वापस दे दी जाए और चाहे तुम इनको नियमानुसार रायल्टी मुआवजा और रोस्टिस कोटे के प्लाट दे दिए जाए, परंतु रायल्टी मुआवजा को छोड़कर रोस्टिस कोटे के प्लाट सन 2005 से आज तक 17 साल बीत जाने के बावजूद किसानों को नहीं दिए गए हैं। मैं कई बार प्रदर्शन भी कर चुका हूँ किसानों का प्रतिनिधित्व करते हुए, अमर उजाला, दैनिक जागरण, अमर इनमें मैं अपनी खबर प्रेषित भी करवाई, परंतु अधिकारियों का कोई भी ध्यान नहीं गया और मैंने विंडो पर वो हाथ लगा दी है। परंतु आपको चाहिए क्या सर, मेरे को और चीज कोटे प्लाटों के लिए मैं डॉक्टर शिवता सुहाग ईओ है, वहां पर भी मैं मिला हूँ। सेक्टर 27 में एडवर्टाइजमेंट नहीं हुई है सर, ये पॉलिसी लेवल मैटर है, वहां से ही होगी एडवर्टाइजमेंट सर, कर दिए जाए तभी एलिजिबिलिटी चेक होगी। जिस व्यक्ति की जमीन वहाँ एक्वायर हुई उसको RNR में तो आप दोगे, यस सर। कब दोगे? आपका अगर हुड्डा सेक्टर 20 साल नहीं बिकी है तो 20 साल नहीं दोगे सर वो CSR हैज टू डिसाइड, हेडक्वार्टर पे डिसीजन होना है उसका। आज तक की आपकी पॉलिसी क्या बोलती है? सर 10% किसान जो हैं कहीं पे भी एक्विजिशन हुई है उनको प्लॉट दिए जाते हैं। आप ऑल्टरनेट दे दो, इतने सेक्टर है। सर पहले फार्मर की जमीन लेने वक्त तो एक दिन लगाते हो, 4, 6, 9 लगा के अवार्ड नाउ, और उसको देने में अगर फतेहबाद आपका लोगों ने वापिस कर दिया नया सेक्टर, तो उस फार्मर को कब दोगे जब 20-50 साल बाद प्लान करें? सर अथॉरिटी लेवल डिसीजन है, वहां से जब भी ऑर्डर आता है हमें तो बस स्क्रीनिंग करके भेजना है यहाँ से। एक मिनट सर मैडम मैंने मिला था, आपने यही बार मेरे को आज भी कह रहे हो एक्शन क्या लिया? मैंने आपसे एक साल पहले मिला था मैडम, वहां छोड़कर मैंने आपसे बोले था मैडम हमारे को, मतलब आपने क्या कहा CA साहब को आपको क्राइटेरिया भेज दिया, एक साल पहले भी आपने यही कहा था, वहां से मंजूरी मिलेगी तभी। आप अपने प्लाटों में मंजूरी कैसे ले आते हो? 40-50 हजार रुपए गज के भाव में अपने प्लाट कैसे बेच रहे हो? किसानों की आंखों में पानी आता था, तो वहां जाता था हम सेक्टर 27 में, हमारे कुछ नहीं मिला, औने पूरे काम पर हमारी जमीन ले ली थी पर हमारे कुछ नहीं मिला। अरे ठीक, इसने सर कुड्डा भी भाग में लड़े हम और बिल्डर खाया खाया कुड्डा भी बात है, दिमाग भी उठा, लेनिया भी उठा और वोट भी उठे नहीं सर, क्या प्राइवेट बिल्डर ने ली नहीं सर शुरू में। CA साहब का कुंडी मार के बैठे हुए पंचकूला, हमारी मंजूरी का मतलब मर जाएगी जब आएगी जी, हमारी बीच में हमारी आत्मा निकल जाएगी तब आएगी। अपने प्लाटों को बड़ी बेच रहे हो जी आप।
शाम में तो मेरे आगे आगे मुनादी करता बोल जाए ना मेरे 20,000 वोट पड़ जाए। अब मैंने बोलने दे, अब तो माइक बंद कर दे 2 मिनट। इसका मैम आप सीए को लेटर लिखो आज ग्रीवेंस का, कि इसके ऊपर क्लियर कट जो अब तक की पॉलिसी है उसमें कभी भी फेरबदल हुए हैं जब से डिपार्टमेंट एचएसपीपी या एचयूडीए बना था, उसकी डिटेल्स पुटअप करें और क्या कोई कंसिडरेशन के अंदर है इस तरह के प्लॉट्स जो फार्मर्स की लैंड एक्वायर हुई है और सेक्टर डेवलपमेंट की कोई प्लानिंग नहीं है, इनको बिफोर हैंड ऑल्टरनेटिव सेक्टर्स में देनी, उसके फैक्ट्स भी कमेटी को 15 दिन के अंदर रिटर्न करें। आज आप लेटर लिखने के बाद कॉपी डीसी को भेजें। और सर एक आखिरी, हमारी जमीन का वही रेट लगवा दिया, 2005 में हमारी एक्वायरमेंट हुई थी और मैडम बार बार आश्वासन मत दो। देखो हमारी आत्मा होते, हम 27 सेक्टर में जाते हैं, लोगों को कोर्ट देखते हैं, हमारी जमीन में बैठे और हमको हक नहीं मिल रहा। अपने प्लॉट मैडम 40-50 हजार रुपए गज बेच रहे हो, तो हम कहाँ जाए, हम मर जाए वहां पर खड़े। समझ लो आपकी हो गई है स्पीच। मैडम 4 गाँव का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ सर, मैं आपकी पढ़ाई करूंगा आज मैं 4 गाँव में गड्डी बोर खेड़ी सातपुरा और माजराम जाकर सर ने मेरा काम किया सर। बोलता मेरे बड़ा हुआ सर अभी जाके गाँव में सर बुनियादी कराऊंगा मेरे साथ। ठीक है सर, धन्यवाद। और आज की इस बैठक के अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार श्री दुष्यंत चौटाला जी, बताइए जी। सर मेरे पास वहाँ पे ये टीम PWD की टीम गई थी, तो उन्होंने ये जो केस वो देखा सर, ऊपर 2nd फ्लोर पे चेक किया सर। अगर बिल्डिंग की शेप तो सर नियम से देखी जाएगी सर, और वहाँ पे उन्होंने बोला था कि पिलर की क्वालिटी कुछ हद तक ठीक है लेकिन दिशा और सारी चीजें गलत है। आपको एक बार और चेकिंग करानी है, कितने रुपए लगे? 7,000 और जमा कराओ, हम नीचे भी चेक करा लेंगे। सर वो पैसे तो 3rd क्वालिटी को करवाए सर, आप बोला था कि कंपनी देगी सर। हमसे भाई कंपनी ने 7,000 दे दिए, ऊपर का चेक हो गया, आपको ऑब्जेक्शन है नीचे का चेक कराओ, 14,000 आप दे दो, मत नीचे भी चेक करा लो। सर मैं चाहता हूँ कि बिल्डिंग की सारी चीजें चेक हो सर। भाई मेरा काम ठेकेदारी देखना है सर नहीं सर इसमें तो बिल्कुल ही है भाई, वो लिया मैं क्या यही लगाऊं किसी महकमे का? दूसरे को पिलर की शिकायत नहीं है। अरे भाई आपने स्ट्रक्चरल डिजाइन स्ट्रक्चर क्वालिटी की बात करी, PWD ने मोहाली की एक कंपनी को बुलाया, आपके फ्लैट 2nd फ्लोर को चेक कराया, 7,000 रुपए लगे, किसने भरे? 60 किसने भरे? वो जो कंपनी है जिसने बनाया, चल उस कंपनी ने भर दी। अब मैं आपको कहता हूँ आपको बेस चेक कराना है, उसका एडवांस कॉस्ट आप भर दो, हम बेस चेक करा लेंगे, नहीं मैं डिस्पोज ऑफ। ठीक है सर, मैं भर दूंगा सर। आप भर दो, इसके पैसे जमा होने के बाद जिस दिन रिपोर्ट आ जाए उसकी कंप्लायंस और रिपोर्ट का फैक्स कमेटी को आप पुटअप कर देना, हम कंसीडर करेंगे तो रीओपन केस कर लेंगे, आज हम इसको डिस्पोज। नहीं, इसमें एक और चीज है सर, जो डीटीपी ने चिट्ठी लिख रखी है ना इनको 24/3/2023 को, डीटीपी ने खुद ये माना हुआ कि 16 तारीख को साइट विजिट करी एंड वी फाउंड दैट देयर आर नंबर ऑफ क्रैक्स इन द बिल्डिंग, कॉलम आर नॉट सिमेट्रिकल, फोटोग्राफ आर अटेच। ये डीटीपी लिख के भेज रहा है। डीटीपी ने चिंतन भी अप्रूव कर दी थी। हाँ वो गलत कर रखा है डीटीपी। ठीक है, अलग आप कंप्लेंट करो टाउन एंड कंट्री। नहीं, इसकी दोनों ही चीजें को इसका पार्ट मैंने इंक्लूड किया। स्ट्रक्चरली इसने पिछली ग्रीवेंस में कहा था कि मेरे फ्लैट की क्वालिटी नहीं है, हमने चेक कराया, फ्लैट वाला प्लेस ठीक है, ये कहते हैं बेस की नहीं है। मैंने कहा 60,000 70,000 जो लगे ये एडवांस जमा करा दे, उस पे महकमा अपनी रिपोर्ट हमें ग्रीवेंस में पुटअप कर देगा। अगर आपको कोई डीटीपी की परमिशन या इंक्वायरी के कोई फैक्ट्स पे है तो डायरेक्टर कंट्री टाउन प्लानिंग का स्पेसिफिक काम यही है, नक्शे अप्रूव करना, गलत बिल्डिंगों को देखना, उनको तोड़ना। वो अपने आप ही मैडम आपने पीछे भी कहा है आपने, तो आप इनकी कंप्लेंट लेके इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करो महकमे की, ग्रीवेंस का तो पार्ट नहीं, इन्होंने कर लिया सर इंक्वायरी, इन्होंने ये अपने आप एक्शन लेंगे, हमारा काम नहीं है। आपने भी पीछे इंक्वायरी में बोला था सर ये कि डीटीपी जो उसका आर्किटेक्ट है, पैनल आर्किटेक्ट है, उसको डी पैनल करो और वो सारी चीजें करें, इन्होंने चिट्ठी भी लिख रखी है उसको सर। पैनल को डी पैनल करना काम उनका, ग्रीवेंस का तो नहीं। नहीं, आपने ऑर्डर करे थे सर, करना कर दिए, वो कर देगी मैडम। बेसिकली जो आपके पास शिकायतें आ रही है ना सर, ये इसीलिए आ रही है कि नीचे की सुनवाई नहीं हो रही,
जैसे ही आपके पास तभी तो आएगा ना। इन्होंने काफी सी विंडो पे बिल लगाए, लेकिन सारे हेडिंग बिल हो इनकी सारी शिकायतों को दबा दिया। जो नक्शे की बात है ना सर, नक्शा जब अप्रूव होता है वो डीटीपी की बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सारी चीज को चेक करके वो करता है, लेकिन उसके बाद भी उसको पास किए जा रहे हैं सर। नमस्कार सर, संबंधित डीटीपी रोहतक सर, इनकी कंप्लेंट्स के 2 इशू थे कि एक तो डीटीपी ने गलत नक्शा पास किया, दूसरा इशू था इनकी कि मेरा स्ट्रक्चर सेफ नहीं है, मेरी बिल्डिंग गिर जाएगी। जो फर्स्ट इशू था उसके रिगार्डिंग हमने साइट विजिट करी गई, तो उसमें पाया गया था कि इसका मोर क्वालिटी को लेकर इशू था इसकी फ्लोर का, कि जी मेरे किचन का प्लग यहाँ नहीं है, मेरा पिलर ये टेढ़ा बना। ना तो इलेक्ट्रिकल कहाँ पॉइंट्स होने हैं वो डीटीपी का काम, ये सर ना हमारा काम। इसमें एक माइनर सी कमी थी सर, जब ये नक्शा पास हुआ, जो स्टेयर्स की लैंडिंग होती है ना सर, जब स्टेयर्स उतरने के बाद जो लैंडिंग होती है वो कम स्पेस था सर, वो मतलब एज पर एचबीसी नहीं था। अगर नहीं है तो आप उसको नोटिस इशू कर, नोटिस इशू किया था सर, कंपनी को कहा है, ओसी भी रिवोक कर चुके हैं सर, जो हमने ओसी जारी किया था उसको रिवोक कर आप फॉलो कर लो विद इन द डिपार्टमेंट, ठीक अब है इसको सर। पेंडिंग नहीं रखें। ठीक है सर। सिर्फ स्ट्रक्चरली अगर पीडब्ल्यूडी को ये 60,000 रुपए जमा करा देते हैं, 60,000 है, 6,000 नहीं है, 60 मान के सर जमा हाँ, करा दिया। 60 जमा करा देना, रसीद हमें पुटअप हो जाएगी डीसी ऑफिस में, कमेटी को हम चेक करा लेते, कोई आएगा वी विल टेक दिस केस अप अगेन। नहीं, इसमें एक सबमिशन होगा सर, पता है मैं वैसे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। जैसे आपके बराबर में एसपी साहब बैठे, अब मैं देख रहा हूँ पुलिस की एक भी कंप्लेंट नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि बीच में एसपी बैठा है ना, लोगों की सुन रहा है। मैं भी 2-3 मुकदमों में गया हूँ, 307 दिन उन्होंने ब्रेक किया, कागज देख के पढ़ के सुनते हैं। डीटीपी मैडम के पास 10 बार शिकायत लेके मैं इनके साथ गया हूँ सर, वो तो इंडियन लॉ है बिल्डर के साथ बिल्कुल, उसमें साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है कि आपने नक्शा गलत पास कर दिया, उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं। उसको माइनर बता रहे हैं, ये सारे का सारा स्ट्रक्चर जो सेकंड फ्लोर स्ट्रक्चर। मानसू जी से रिक्वेस्ट कर लेते, तो हफ्ते में एक दिन डीटीपी ऑफिस बैठ गए तो सारा ठीक कर देंगे सर। बेसिकली जो अच्छे ऑफिसर है ना वो हैंडल गलत तो आपका काम है। ना मैं खराब नहीं कराऊंगा सर, जो अच्छी चीज बोलनी चाहिए वो तो आप कर ही रहे हो, देख ही रहे हो सारी चीजें। अब नीचे सुनवाई नहीं होगी तो ही आपके पास आते हैं, 3 बजे आगे बैठे थे सब। ओसी को चेक कराने तो ओसी रिवोक हो चुकी, तो वो अपने आप स्ट्रक्चरली उसको सीडीओ को ठीक करना है, वो कर देगा। अब कमरे में बिजली का प्लग कहाँ करना है ये तो मालिक का काम है, किसी का काम तो नहीं। प्लग की कोई शिकायत नहीं है सर इसकी, वो ड्राइंग इसका बेसिकली जो नक्शा अप्रूव कराना सब वो गलत है। इसकी बेसिकली इसकी मेन कंप्लेंट है 8 इंच की सीढ़ियां कहीं नहीं होती सर। एक मिनट, जो गलत ऑक्यूपेशन जारी किया सर उसके अगेंस्ट कोई एक्शन ही नहीं है। मैडम आपके जिसने ओसी दी थी Yes, sir. डायरेक्टर को बोल दो कि उसको इमीडिएटली शो को इशू कर दो। ठीक है सर। कंसर्न आपके रूल 7 रूल 8 जो बनता है Yes, sir. उसको चार्जशीट करे और उसकी इंक्वायरी। ठीक है सर। थैंक यू सर। इतना ही जाता था। एक्शन नहीं होगा तो सर एक बार बताना फिर होगा कैसे, फिर वो शिकायतें आएंगी सर, टाइम वेस्ट होगा। सारे सस्पेंड कर दोगे, काम तो सारे नहीं सर, 1-2 को करते रहोगे, बीच में ठीक काम करते रहेंगे। मैंने ना अब तक मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं पेश कर रहा हूँ जी। मैं ये तो फैक्चुअली बता रहा हूँ सर। 2019 दिसंबर से लेके आज तक ग्रीवेंस है, सिर्फ एक प्रिंसिपल सस्पेंड किया है, वो भी इस कारण कि स्कूल की छत में जैसे इसने टेस्ट कराया ना, टेस्ट कराने पे मटेरियल कम मिला, सस्पेंशन के 15 दिन में उसने लेंटर तुड़वा के नया लेंटर बनवा दिया अपनी जेब से। सस्पेंड करे कुछ नहीं होता। नहीं आप सुन रहे हो, ये भी बहुत सस्पेंड के बाद ये सारे कागज ठीक करा लेते हैं, सारे वापिस आ सर। एक डर तो होना चाहिए ना आदमी के ऊपर चला जाएगा। डर दूसरी चीज का होता है, वह भी दूध भी सर ये पॉलिसी बदल चुकी है, अब सर डीटीपी ओसी ग्रांट करते ही नहीं है। नहीं मैडम, तो डीटीपी ओसी ग्रांट मैं सारी चीज समझता हूँ, उसमें आपके पास ओसी आता है, आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसको चेक करते हो आप। आपके हमें 10% चेक करने हैं आपके मैडम आपके जेई वगैरह जाते हैं, कंप्लेंट के बाद आप उसको चेक कर सकते हो। आप ऐसे पता नहीं डाल सकते, उस ओसी पे आपके साइन होते हैं, उस ओसी जो इशू होता है उस पर आपके साइन होते हैं। मैं भी आपके डिपार्टमेंट के आदमी, मैं सारी चीज समझता हूँ। ये आपके महकमे के दफ्तर में बैठा दुनिया। आप ऐसे आप चीफ मिनिस्टर के सामने ऐसे गलत कोर्ट नहीं कर सकते। अरे वकील साहब प्लीज बंद करो, मेरे को आपका भी काम पता है, सारी पोल ना खुलवाओ। चलो ठीक है, थैंक यू। ये पूरे दिन दफ्तर में बैठे यही करे, तेरी बचा लूंगा, आरटीआई लगा दूंगा, कर दूंगा, फॉरवर्ड करा दूंगा, धमकी दे दूंगा, 2 फाइल काट दो, ये काम अधिकतम लोगों। छठी शिकायत है सर,
13 आगे शिकायतें थी, 6 पिछली बार की पेंडिंग थी, जिसमें से 2 डिस्पोज ऑफ कर दी गई है अपॉन सेटिस्फैक्शन प्रार्थी के। 4 के अंदर फर्दर रिपोर्ट्स मांगी है, जिसमें एक एसपी करेगा, एक डिप्टी कमिश्नर के लेवल पे होगी, एक जो बिल्डर ने बिजली के मीटर लगाने के लिए ओवर चार्जिंग करी थी और आज तक एचएसवीपी का ड्यू पे नहीं किया उसकी है, और एक हमारे लेडी प्रार्थी है जो पहले पंचायती राज में काम करती थी, उसके पेंशन बेनिफिट्स का है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं आ पाए थे। 2 नई एप्लीकेशन है, 3 नई एप्लीकेशन हैं जिनकी रिपोर्ट सीए हुड्डा से और 2 अलग महकमों से 15-15 दिन के अंदर मंगाई है कि वो अपनी रिपोर्ट फर्दर एक्शन के लिए सबमिट करें। 6 ऐसी एप्लीकेशन थी जिसमें 3 पुरानी थी और 3 नई थी, जो डिस्पोज ऑफ करी गई है अपॉन सेटिस्फैक्शन या कंसर्न की जो ग्रीवेंस थी वो रिजॉर्ट होगी। फर्दर के लिए जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको अपने लेवल पे टेकअप करेगा, चाहे वो किसी के मकान में तरेड़ आने की थी, 60,000 रुपये से कंपनी ने टेस्ट करवाया, उस प्राइवेट कोई कंपनी थी, उसकी रिपोर्ट में सेटिस्फाइड मिला, वो अब बेस टेस्ट कराना चाहते हैं तो फर्दर जमा करा देगा, बेस टेस्ट हो जाएगा। इसके अंदर जहाँ ओमैक्स की बात आई है वहाँ पर एक चीज़ क्लियरली आई है कि जितेंद्र सिंह आईएएस जो कमिश्नर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी और कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट करी है कि मीटर जो 15 से 18,000 रुपया एक कस्टमर को चार्ज करने के लिए देना चाहिए था, वहाँ ओमैक्स 56,000 प्लस जीएसटी चार्ज करके ओवर प्राइस 66,000 कर रही है। उसके लिए डायरेक्शन दे दी गई है कि ओमैक्स इमीडिएटली एससी कंसर्न्ड यूएचबीएन के साथ एक एस्क्रो अकाउंट खोलेगा। जितने कस्टमर्स से उनने ओवर चार्जिंग करी है उनसे तुरंत ओमैक्स उनको रिफंड देने का काम करेगा, और इन फ्यूचर कोई भी नया कनेक्शन अप्लाई होता है और रिलीज़ होता है वो उस एस्क्रो अकाउंट में पैसे जमा करने के और अपॉन कंसर्न्ड एससी के अप्रूवल के बाद ही इशू होगा, जिससे ये जो ओवर प्राइसिंग थी ये बंद हो जाएगी। साथ में जो उनका ड्यू लगभग 10 करोड़ 58 लाख का एमसी का था, ओमैक्स का ये जवाब था कि आज तक वो ड्यू के लिए ऊपर जो डीपीआर है हमें सबमिट नहीं करी गई है। आज ग्रीवेंस कमेटी में अधिकारियों द्वारा ड्यू की डीपीआर भी उनको दे दी गई है और उनको कंप्लायंस के लिए 1 जनवरी तक का समय दिया गया है कि 1 जनवरी तक 10 करोड़ और 70 लाख रुपए के आसपास का वैल्यू का डीपीआर है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है उसका ओमैक्स ग्रुप जमा कराए, और अगर फेल करते हैं तो एचएसवीपी रेट्स पर उनके ऊपर पेनल्टी हम लगाने का काम करें। अच्छा, जिस तरह से शहरी विकास प्राधिकरण का एक मामला है किसानों से जुड़ा, निश्चित तौर पर उसमें बहुत किसान देखिए, मेरे आगे पहली बार एचएसवीपी जो पहले हुड्डा था उसका एक आया कि जिन लोगों की ज़मीन एक्वायर होती है और आरएनआर के अंदर उनको प्लॉट दिए जाते हैं, मैंने डायरेक्शन दी है कि तुरंत सीए एचएसवीपी को पत्र लिखा जाए, उनसे क्लैरिटी मांगी जाए कि जब से हुड्डा का डिपार्टमेंट बना है और आज एचएसवीपी में कन्वर्ट हो गया, क्या ऑनेस्टी स्कीम के आरएनआर के अंदर कोई चेंजेस समय अनुसार आए हैं, और दूसरी ओर पर अगर नहीं आए तो क्या सरकार इसके ऊपर एचएसवीपी और बोर्ड विचार कर रहा है कि बदलाव लाने चाहिए। क्योंकि बहुत से फार्मर्स हैं उन सेक्टर्स में जो 10-10, 15-15 साल से एक्वायर्ड लैंड है, और ये जो केस आया तो 2005 की एक्विजिशन है, तो आज 18 साल से जिस फार्मर की ज़मीन एक्वायर हुई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी उसके अंदर आ गए, इनाउंसमेंट भी मिल गई, उसके बाद भी वो डेवलप नहीं हो पाया, उसके अंदर फार्मर परेशान ना रहे, इसके लिए जल्द फैसला लिया जाए। इसमें प्रार्थी ने मुआवजे का भी जिक्र किया है। मुआवजा सुप्रीम कोर्ट ने सेटल किया गया है, वो मिल चुका। मुआवजे की कोई पेंडेंसी नहीं है। पेंडेंसी सिर्फ ये है कि आरएनआर पॉलिसी के अंदर जो उसकी ज़मीन एक्वायर होती है तो उसको बदले में प्लॉट मिलता है, उसकी अलॉटमेंट कब तक होगी, इस पर जल्द निर्णय लिया। डिग्री का भी मामला सामने आया है। मामला आया है,
रजिस्ट्रार ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है। दोबारा डिप्टी कमिश्नर को कहा गया है कि वो दोनों तरफ के फैक्ट्स को लुक इनटू करके नेक्स्ट कमेटी तक हमें पुटअप कर दे और साथ में जो और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर यूजीसी नॉर्म्स के अनुसार क्या कदम उठाए गए उसकी भी स्टडी करें। अच्छा सर, जिस तरह से 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं उसमें जिस तरह से मैनिफेस्टो जारी किए गए हैं उसके अंदर बड़े ही लिबरल जो है ना रेट्स रखे गए हैं, जैसे गैस सिलेंडर है, बिजली के